आज इस वीडियो का टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन फैमिली, सिलिकॉन कार्बाइड एंड सिलिकॉन। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ कंपाउंड्स के बारे में। देखो, कार्बन फैमिली जब भी बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन जो हमारे पास एलिमेंट है, कार्बन और उसके फैमिली मेंबर, सभी के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने होते हैं? हमारे पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव करना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, दोनों ही बहुत इजी काम नहीं है। तो कार्बन फैमिली के मेंबर क्या करते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि कार्बन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, कंपाउंड ऑफ कार्बन और कार्बन फैमिली के ऑल आर कोवलेंट, सभी कोवलेंट होंगे। कुछ एक्सेप्शंस हैं और वो एक्सेप्शंस है हमारे पास कार्बाइड। ये हमारा आज का टॉपिक है जिसे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कार्बाइड को छोड़कर मैक्सिमम सभी एलिमेंट्स कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, कोवलेंट कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, अब कार्बाइड भी अलग अलग टाइप के बॉन्ड बनाता है। कार्बाइड के अंदर भी आयनिक होता है, कोवलेंट होता है और मेटालिक होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कार्बाइड अगर फर्स्ट ए और सेकंड है, मतलब एस ब्लॉक वाला एलिमेंट या फिर बोरॉन फैमिली का हो, तो ही वो आयनिक होता है, वरना वो भी क्या होगा? कोवलेंट होगा। ठीक है, ये डिटेल में पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। अभी हमको सिर्फ क्या याद रखना है कि कार्बन फैमिली के जो एलिमेंट्स है वो क्या होता है? कोवलेंट होते हैं। ठीक है, और किसे छोड़कर? सिर्फ फर्स्ट ए, सेकंड ए और थर्ड ए फैमिली के कार्बाइड को छोड़कर, फर्स्ट ए, सेकंड ए एंड थर्ड ए फैमिली के कार्बाइड जो होंगे वो आयनिक होंगे और उसमें भी बोरॉन वाला कोवलेंट होगा, एक्सेप्ट बोरॉन। यहाँ पर लिखा हुआ है, बोरॉन एक्सेप्शन है। ठीक है, ठीक है। अदर कंपाउंड्स की हम बात कर रहे हैं तो देखो, अदर कंपाउंड्स में दो टाइप की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, एक +2 होता है और एक +4 होता है। तो +4 वाला जैसे मैंने ऊपर समझा ही दिया था कि यहाँ पर कार्बन फैमिली में कोई भी एलिमेंट हो वो क्या बनाएगा? कोवलेंट ही बनाएगा। जब उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। एग्जाम्पल लिखे हुए हैं PbF4 एंड SnF4। और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तब वो कौन से बॉन्ड बनाएंगे? आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। एग्जाम्पल है यहाँ पर SnCl2 लिखा हुआ है, आयोनिक सॉलिड होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, ये हमारे पास जेई के एग्जाम में आया था कि कोवलेंट कार्बाइड इनमें से कौन कौन से हैं सेलेक्ट करना है। मतलब और भी ऑप्शंस थे हमारे पास, यहाँ पर मैंने 5 ऑप्शन लिखे और उसमें पूछा गया था कि इनमें से कितने कोवलेंट कार्बाइड हैं इसके अंदर। ठीक है, तो कोवलेंट कार्बाइड देखो, अगर फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड ए फैमिली या थर्ड ए फैमिली बोरोन को छोड़कर होगा तो वो आयनिक होगा, वरना सभी कोवलेंट होंगे। तो Li आयनिक, बी सॉरी Ca आयनिक, Al आयनिक। यहाँ पर कोवलेंट कौन सा होगा? एक तो डी, SI कोवलेंट हो जाएगा, और एक बी, बोरोन, ये कोवलेंट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएंगे इसके? डी एंड ई, ये कोवलेंट कार्बाइड, एंड ए, बी एंड सी, ये आयोनिक कार्बाइड। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ हार्डनेस की। देखो, ये B4C बोरोन का कार्बाइड है, SiC सिलिकॉन का कार्बाइड है, डिटेल में आएगा, कार्बोरेंडम भी बोलते हैं इसे। Al2O3 सॉलिड होता है हमारे पास, और डायमंड, ये बहुत ज्यादा हार्ड एलिमेंट होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि अगर इनका हार्डनेस का ऑर्डर पूछ लिया जाए तो हार्डनेस का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर हमें याद रखना है, सबसे ज्यादा हार्ड होता है डायमंड, उसके बाद B4C, उसके बाद SiC और उसके बाद Al2O3। ये इनका हार्डनेस का ऑर्डर है, डायरेक्टली याद रखना है। इसमें कोई हमारे पास बहुत ज्यादा कोई टिपिकल फॉर्मूला नहीं लग रहा कि हमें सॉल्व करना है, ये हमें डायरेक्ट याद करना है। ठीक है, तो ये हमारे नेचर ऑफ कंपाउंड हुए। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, चलते हैं, जो कि है हमारा कार्बाइड। देखिए, तो अब है हमारे पास टॉपिक कार्बाइड। कार्बाइड क्या होते हैं? डेफिनेशन है, द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विद अदर एलिमेंट आर कॉल्ड कार्बाइड। मतलब कोई भी बाइनरी कंपाउंड, बाइनरी कंपाउंड मतलब जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट होंगे और उन दो एलिमेंट में से भी एक एलिमेंट कार्बन होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम कार्बाइड बोलेंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं तो एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? जैसे मैंने एग्जांपल लिया था अभी, बोरोन और कार्बन। तो ये बाइनरी कंपाउंड है, इसमें सिर्फ दो ही टाइप के एटम है और इनमें से भी एक कार्बन है, तो हम बोलेंगे कि ये बोरोन का कार्बाइड है। जब हम वैलेंसी बैलेंस करेंगे तो आ जाएगा B4C। ठीक है, सिलिकॉन की बात करें तो एक सिलिकॉन और दूसरा कार्बन, तो इसमें एक सिलिकॉन है दूसरा कार्बन है, तो इसे हम बोलेंगे सिलिकॉन का कार्बाइड है। तो इसे नाम क्या हो जाएगा? ये सिलिकॉन कार्बाइड इसका नाम हो जाएगा। तो ये इसके एग्जांपल है। ठीक है, अब इनकी अगर हम कैटेगरी की बात करें, तीन कैटेगरी में यहाँ पर कार्बाइड है। आयनिक कार्बाइड,
कोवलेंट कार्बाइड एंड मेटेलिक और इंटरस्टिशियल कार्बाइड। देखो, अगर एक पीरियोडिक टेबल हमारे पास इस तरीके से है, हम कैसे पहचानेंगे कौन सा आयनिक होगा कौन सा कोवलेंट होगा? बहुत इजी है, ये पीरियोडिक टेबल की स्ट्रक्चर है। यह है हमारे पास एस ब्लॉक, यह है हमारे पास पी ब्लॉक, एंड यहाँ हमारे पास डी एंड एफ ब्लॉक आ जाता है। ठीक है, एफ ब्लॉक यहाँ पर होता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो इसे हम बोलेंगे डी एंड एफ ब्लॉक। कार्बन कहाँ होगा? कार्बन होगा यहाँ पर, ये कार्बन की पोजीशन है। ठीक है, अब अगर हम आयनिक कार्बाइड की बात करें तो आयनिक बॉन्ड तभी बनता है जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा हो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा लेने के लिए हमें एटम कहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा? हमें एटम यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये। ठीक है, अगर एस ब्लॉक में से एलिमेंट आता है तो हम बोल सकते हैं कि वो आयोनिक कार्बाइड होगा, क्योंकि एस ब्लॉक और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, कोवलेंट कार्बाइड की बात करें तो कोवलेंट कार्बाइड के लिए हमें एलिमेंट कहाँ से लेने होंगे? यहाँ से, क्योंकि कोवलेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो मतलब वो कार्बन के आसपास के एलिमेंट होने चाहिए। तो हम पी ब्लॉक में से ही अगर एलिमेंट लेते हैं दूसरा, तो वो कौन सा बनाएगा? वो कोवलेंट कार्बाइड बनाएगा। ठीक है, बोरोन फैमिली एक्सेप्शन है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। मेटेलिक की बात करें तो अगर वो डी एंड एफ ब्लॉक के मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो क्या होगा हमारे पास? वो मेटेलिक या इंटरस्टिशियल कार्बाइड होगा। बहुत सिंपल है, देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? आयोनिक। यहाँ से अगर एलिमेंट आया डी एंड एफ ब्लॉक में से, तो उसे हम क्या बोल देंगे? उसे हम बोल देंगे मेटेलिक और इंटरस्टिशियल कार्बाइड। और अगर यहाँ से आया तो हम इसे बोल देंगे कोवलेंट कार्बाइड। देखो कितना इजी है ये। ठीक है, अब इसे हम डिटेल में पढ़ लेते हैं विद एग्जांपल्स, एक एक के एग्जांपल देखेंगे। और आयनिक कार्बाइड इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, जो हमें विद रिएक्शंस आगे भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास इसमें अब है आयोनिक कार्बाइड। ये सारी रिएक्शंस और जो मैं बता रहा हूँ ये सभी कुछ याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम के अंदर, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आयोनिक कार्बाइड की हम बात करें तो आयोनिक कार्बाइड के बारे में मैंने अभी क्या बताया? आयोनिक कार्बाइड के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होना चाहिए, मतलब एस ब्लॉक वाला, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्लस कार्बाइड है तो कार्बन तो होगा ही होगा। तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्लस कार्बन है तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? आयोनिक कार्बाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आयोनिक कार्बाइड के कौन कौन से टाइप होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। इसका जो सबसे पहला टाइप है आयोनिक कार्बाइड का, वो है हमारे पास मीथेनाइड। पहला आयोनिक कार्बाइड है मीथेनाइड। इसे हम मीथेनाइड क्यों बोल रहे हैं? डेफिनेशन से यहाँ पता लग जाएगा अभी जब हम डेफिनेशन की बात करेंगे। देखो, मीथेनाइड की डेफिनेशन है, अगर इसकी रिएक्शन हम H2O के साथ में कराएं तो ये मीथेन गैस देता है। मतलब ऐसा कोई भी कार्बाइड जिसकी रिएक्शन H2O के साथ में कराई जाए, मतलब हाइड्रोलिसिस कराया जाए, और वो मीथेन गैस रिलीज करे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे मीथेनाइड। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर गिव CH4 गैस ऑन रिएक्शन विद H2O। H2O के साथ रिएक्शन करने पर क्या दे रहा है? वो CH4 दे रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होंगे इसके? देखो, एग्जाम्पल है जैसे हमारे पास एल्यूमिनियम का कार्बाइड Al4C3, इसकी रिएक्शन जब H2O के साथ में कराएंगे तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस मीथेन गैस। मीथेनॉइड है तो मीथेन गैस यहाँ से रिलीज हो रहा है। यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाता है कि वो हमें बहुत सारे ऑप्शन देगा। जैसे एडवांस में क्वेश्चन आया तो कंटिन्यू 10-12 एलिमेंट यहाँ पर लिख देगा, 10-12 टाइप के कार्बाइड लिख देगा, और पूछेगा कि इनका हाइड्रोलिसिस करने पर कौन कौन से ऑप्शंस इनमें से CH4 गैस दे सकते हैं या एसिटिलीन गैस दे सकते हैं या प्रोपेन गैस दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग टाइप से गैसेस पूछी जाएंगी, तो यहाँ पर हमें रिएक्शंस याद रखनी है। बैलेंस रिएक्शन की बात करें तो यहाँ 12H2 आ जाएगा। बैलेंस वैसे यहाँ पर जरूरी नहीं है, अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, तुम खुद भी कर सकते हो। तो एल्यूमिनियम क्या होगा? मीथेनाइड होगा। ठीक है, दूसरा है हम बेरिलियम की बात करें तो Be2C प्लस, जब इसकी रिएक्शन कराई जाएगी H2O के साथ में तो यहाँ से बनेगा हमारे पास बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड प्लस मीथेन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये मीथेनाइड का एग्जाम्पल है। दूसरा है हमारे पास इथेनाइड।
अब नाम से पता चल गया होगा कि तो ये हमारे पास इथिनाइड, इथिनाइड। और इसे हम क्या बोल सकते हैं, इथिनाइड मतलब देखो यहाँ से इथीन गैस, इथाइन गैस रिलीज होनी चाहिए, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इथाइन। अब इथाइन को हम एसिटिलीन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका नाम और दूसरा क्या हो सकता है, एसिटिलाइड, ठीक है। इथेनाइड और एसिटिलाइड कार्बाइड्स। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, सिंपल, यहाँ से इथाइन गैस रिलीज होनी चाहिए, गिव C2H2 ऑन रिएक्शन विद H2O। बहुत ही सिंपल चीज है, देखो सिर्फ केमिकल रिएक्शन यहाँ पर याद रखनी है हमें, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। कौन कौन से हो सकते हैं, कैल्शियम कार्बाइड, ये ऐसा कंपाउंड है जिससे लगभग सभी एग्जाम में हर ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है, CA C2 को घुमा फिरा के, या तो इसकी स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, या इसका नेचर पूछा जाएगा, या फिर इसका नाम पूछ लिया जाएगा कि इथेनाइड में आएगा या मिथेनाइड में आएगा, हाइड्रोलिसिस करने पर कौन सी गैस रिलीज करेगा, बहुत क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। तो हमें याद रखना है कि कैल्शियम कार्बाइड का जब भी हाइड्रोलिसिस कराया जाए तो ये क्या देगा, यहाँ से ये यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस C2H2 रिलीज कर देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे पास, ठीक है। हाँ, दूसरा देखो, एल्यूमिनियम का कार्बाइड है हमारे पास, Al2C2C3, सॉरी Al2C2 थ्राइस, दोनों अलग अलग है। देखो ऊपर था हमारे पास Al4C3 और ये हमारे पास Al2C2 थ्राइस है, ठीक है। प्लस 6H2O, H2O के साथ में जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से निकलेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस इथाइन गैस, तो यहाँ से रिलीज होने वाला है भी। दोनों एल्यूमिनियम कार्बाइड में डिफरेंस क्या है, यहाँ के जो आयन है, यहाँ आयन निकलेंगे Al+3 एंड C3-4 यहाँ का आयन है, ठीक है। और यहाँ के आयन की बात करें तो यहाँ है हमारे पास Al+3 एंड C2-2। इनकी स्ट्रक्चर हम एक बार S ब्लॉक में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और C2 जैसे C2-2 इसकी स्ट्रक्चर देखिए बहुत सिंपल है, जैसे ये हमारे पास, अगर हमें स्ट्रक्चर निकालना है किसी भी तरीके से तो कैसे निकाल सकते हैं, ये C ट्रिपल बॉन्ड C, दो कार्बन है, -2 चार्ज, एक नेगेटिव इस पर आएगा, एक नेगेटिव यहाँ पर इस पर आ जाएगा, इस तरीके से, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड टाइप का, और वो है एलाइड्स। एलाइड्स में क्या होगा, वन प्रोपाइन गैस निकलेगी, एलाइड्स में कौन सी गैस निकलेगी, वन प्रोपाइन गैस, गिव वन प्रोपाइन गैस ऑन रिएक्शन विद H2O। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके, Mg2C3 मैग्नीशियम कार्बाइड है ये, प्लस H2O के साथ रिएक्शन कराई तो क्या होगा, H2O के साथ रिएक्शन कराई तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका भी कार्बाइड है उसका हाइड्रोक्साइड बन रहा है, प्लस साथ में वन प्रोपाइन, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, वन प्रोपाइन। यहां से जो आयन निकलेगा वो आयन होगा हमारे पास C3-4। C3-4 का स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो जैसे हमारे पास ये प्रोपाइन गैस निकला है तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर दो, चारों हाइड्रोजन हमने रिमूव कर दिए तो क्या बचे, कार्बन, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो -1, और यहाँ से 3 हाइड्रोजन रिमूव किए तो -3, तो ये C3-4 का स्ट्रक्चर हो जाएगा। C3-4 आयन यहाँ से निकलेगा। आई थिंक एक गलती हमने पर कर दी, हाँ ये मिस्टेक है, मीथेनाइड के अंदर यहाँ से C3-4 नहीं होगा, हाँ यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था। यहाँ से जो आयन निकलेगा वो आयन होगा हमारे पास Al4C3 है तो Al+3 एंड C-4 होगा ओनली, C-4। यहाँ से जैसे CH4 निकल रहा है तो चारों हाइड्रोजन जब रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा, C-4 टाइप का आयन बनेगा। तो ये हमारे पास तीन टाइप के आयोनिक कार्बाइड थे, ठीक है। हमें याद रखने अच्छे से, आयोनिक कार्बाइड कहाँ से बनेंगे, एस ब्लॉक के एलिमेंट होने चाहिए हमारे पास, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और बोरोन फैमिली के, बोरोन को छोड़कर बोरोन फैमिली के एलिमेंट हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम और बेरिलियम,
ये जब इनका हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो ये मीथेन गैस रिलीज करते हैं। हाइड्रोक्साइड तो सभी में बनेगा, यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम का कार्बाइड था तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम का कार्बाइड था तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन गैस कौन सी निकल रही है यहाँ से, मीथेन गैस निकल रही है, तो इनका नाम मीथेनाइड हुआ। ठीक है। सेकंड में कैल्शियम एल्यूमिनियम के बारे में बात किया तो यहाँ से कौन सी गैस रिलीज हुई, यहाँ से एसिटिलीन या इथाइन गैस रिलीज हुई, तो इनका नाम हुआ इथेनाइड। ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास वन प्रोपाइन गैस रिलीज हुई तो इसका नाम क्या हुआ हमारे पास, एलाई। ठीक है, ये हमें याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन से कार्बाइड से कौन सी गैस रिलीज होती है। ठीक है, ये आयनिक कार्बाइड। अब हम बात करते हैं कोवलेंट कार्बाइड के बारे में। कोवलेंट कार्बाइड हमें डायरेक्टली एग्जांपल देखते हैं और इंटरस्टिशियल कार्बाइड का। तो ये है हमारे पास कोवलेंट कार्बाइड। देखो कोवलेंट कार्बाइड के एग्जांपल्स, अब तुम लोग खुद बता सकते हो कोवलेंट कार्बाइड के कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं। SiC कोवलेंट का कार्बाइड है, B4C, CH4, CO2, CH2, ये सभी किसके एग्जांपल है, कोवलेंट कार्बाइड के एग्जांपल है। SiC और B4C के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। देखो बाइनरी कंपाउंड है तो CH4 भी एक टाइप का कार्बाइड है। ये किसका कार्बाइड है, इसे हम बोलेंगे हाइड्रोजन का कार्बाइड। बाइनरी है तो मतलब कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा है और हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है, तो कार्बन के लिए बोला जाएगा कार्बन का हाइड्राइड और हाइड्रोजन के लिए बोला जाएगा हाइड्रोजन का कार्बाइड। ठीक है। इसी तरीके से CO2 में हम बोलेंगे कार्बन का ऑक्साइड और ऑक्सीजन का कार्बाइड। CH2 क्या हो जाएगा, कार्बन का सल्फाइड एंड सल्फर का कार्बाइड। तो ये सभी क्या है हमारे पास, ये कोवलेंट कार्बाइड के एग्जांपल है। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारे पास इंटरस्टिशियल और मेटेलिक कार्बाइड। मेटेलिक कार्बाइड, इंटरस्टिशियल और मेटेलिक कार्बाइड क्या होंगे बता चुका हूं मैं। ये किससे मिलके बने होंगे, ट्रांजिशन मेटल से, फॉर्म्ड बाय ट्रांजिशन मेटल और सम ऑफ द लैंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड, सम ऑफ द लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड्स, या फिर हम बोल दे डायरेक्टली सम ऑफ द एफ ब्लॉक मेटल, जो कि लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड ही होते हैं और कुछ नहीं होते। ठीक है। इसमें क्या होगा देखो, इन्हें इंटरस्टिशियल कार्बाइड क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट में हमने पढ़ा हुआ है कि जो मेटल की स्ट्रक्चर होती है वो मेटल की स्ट्रक्चर एक सॉलिड फॉर्म में CCP BCC HCP टाइप की स्ट्रक्चर हो सकती है। उनके बीच में टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल टाइप के वॉइड पाए जाते हैं। और जब भी कोई इंप्योरिटी डिफेक्ट किया जाता है तो इंप्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है कि वो इंप्योरिटी उनके लैटिस साइट के बीच में जाके फंस जाती है, लैटिस पॉइंट पर नहीं जाती, लैटिस साइट के बीच में जाकर, मतलब या तो वो वॉइड ऑक्यूपाई कर लेगी या फिर हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर लेगी। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, इसे इंटरस्टिशियल कार्बाइड भी बोला जा सकता है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कार्बन ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल साइट, यहाँ पर कार्बन क्या करता है, इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर लेता है। जो खाली जगह है उनके बीच में जाके फंस जाता है। ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी ये इंटरस्टिशियल साइट होती है सॉलिड के केस में इम्प्योरिटी डाली जाती है तो इम्प्योरिटी किसी में मिक्स की जाती है ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, इसीलिए इम्प्योरिटी मिक्स की जाती है। तो ये जो मेटेलिक कार्बाइड है ये बहुत हाईली स्ट्रेंथ के होते हैं, मतलब इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा होते हैं और ये बहुत हार्ड होते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है। ये जो मेटेलिक कार्बाइड है ये बहुत हार्ड है और इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। काम कहाँ आते हैं, कटिंग टूल्स के अंदर बनाने के काम आते हैं। जो कटिंग टूल्स, पत्थर काटने की मशीन आती है, पत्थर काटने की मशीन में देखा होगा तुमने, तो पत्थर काटने की मशीन में टूल्स लगे होते हैं बाहर की तरफ, वो टूल्स बनाने के काम आते हैं। या फिर ये ग्राइंडिंग के अंदर काम आता है। ग्राइंडिंग किसकी, पत्थरों की ग्राइंडिंग करने के, पत्थरों की या फिर आयरन की किसी भी मेटल की ग्राइंडिंग करने के ये काम आते हैं। ठीक है। तो ये मेटेलिक कार्बाइड है। तो ये हमारे पास कार्बाइड कंप्लीट हुआ डिटेल में, हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना था, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास आयोनिक कार्बाइड था। अब नेक्स्ट है हमारे पास सिलिका कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड भी बोलते हैं उसे, सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम कार्बोरंडम भी होता है, इसे हम कार्बोरंडम भी बोल सकते हैं।
सिलिकॉन कार्बाइड को ही कार्बोरंडम बोला जाता है। ठीक है, देखो सिलिकॉन कार्बाइड की हम बात करें कि इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है, तो प्रिपरेशन में मैं यहाँ पर सिर्फ केमिकल रिएक्शन लिखूंगा। बाकी देखो प्रिपरेशन में क्या होता है, इसमें इसमें हम लोग एक इलेक्ट्रिक फर्नेंस लेते हैं, उस इलेक्ट्रिक फर्नेंस के अंदर कार्बन के इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। ठीक है, और उस कार्बन के इलेक्ट्रोड में उन दोनों के बीच में बहुत सारी सैंड और बहुत सारा सॉल्ट मिक्स कर दिया जाता है। ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास ये है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, कार्बन के इलेक्ट्रोड लगाए, ये कार्बन के इलेक्ट्रोड है इलेक्ट्रिक फर्नेस में, और इसमें बहुत सारी सैंड, सैंड किस लिए डाली, क्योंकि हमारे पास जो सिलिकॉन होता है वो सैंड में ही तो होता है। कार्बन तो हमारे पास ही रहा, सिलिकॉन कहाँ से लेकर आएंगे हम लोग, वो सैंड से लेकर आएंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर बहुत सारी सैंड होती है और बहुत सारा सॉल्ट मिक्स कर दिया जाता है, मिक्स करके डाला जाता है। यहाँ पर जो सॉल्ट होता है वो सॉल्ट किस लिए डाला जा रहा है, क्योंकि ये सॉल्ट यहाँ पर फ्लक्स की तरह काम करता है, एज ए फ्लक्स। ठीक है, तो याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फर्नेस में जब कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोड में सैंड और सॉल्ट डाल के इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जाती है, तो वहां से कार्बोरंडम बन जाता है। अब कार्बोरंडम के लिए केमिकल रिएक्शन क्या होगी, देखो सॉल्ट का मैंने बताया तो एज ए फ्लक्स काम करता है, तो केमिकल रिएक्शन तो करेगा नहीं, केमिकल रिएक्शन ओनली सैंड, सैंड मतलब सिलिका, और कार्बन इन दोनों के बीच में होगी। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं सिलिका, सिलिका का फॉर्मूला होता है SiO2 प्लस कार्बन, ये मिलके बनाएंगे यहाँ से SiC प्लस 2CO। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो ये आ जाएगा 3C। ठीक है, तो सिलिका प्लस कार्बन गिव्स टू कार्बोरंडम प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से रिलीज हो जाती है। तो ये यहाँ का सिंपल प्रिपरेशन मेथड है। ठीक है, अच्छा अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, SiC होता क्या है, कैसे होता है, तो SiC देखो ये बहुत ज्यादा इनर्ट और बहुत ज्यादा हार्ड एलिमेंट होता है, बहुत हार्ड सब्सटेंस है, और इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल डायमंड से मैच करती है। जैसे डायमंड में क्या होता है, एक कार्बन बाकी के 4 कार्बन से जुड़ता है, और फिर वो 4 कार्बन अपनी वैलेंसी सिर्फ कार्बन से ही कंप्लीट करता है। तो उसी टाइप की स्ट्रक्चर यहाँ पर SiC की भी होती है। तो SiC की स्ट्रक्चर को हम बोल सकते हैं हैव डायमंड लाइक स्ट्रक्चर। और डायमंड लाइक स्ट्रक्चर में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सिलिकॉन का जो सिलिकॉन एंड कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp3। अब डायमंड की स्ट्रक्चर है सॉलिड स्टेट के हिसाब से भी अगर हम देखें तो सॉलिड स्टेट के हिसाब से डायमंड की स्ट्रक्चर कैसे होती है, मान लो यहाँ पर एक क्यूब बनाया हुआ है, जैसे एक क्यूब बना के देख लेते हैं हम लोग। ये क्यूब है, ठीक है, तो इस क्यूब के कॉर्नर पर, इस क्यूब के कॉर्नर पर कार्बन एटम प्रेजेंट होता है, कॉर्नर एंड फेस सेंटर, मतलब CCP लैटिस किसने बनाया हुआ है, कार्बन ने बनाया हुआ है। और इसमें एक छोड़ के एक एलिमेंट पर, मतलब टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो एक छोड़ के एक टेट्राहेड्रल वॉइड पर सिलिकॉन प्रेजेंट होता है, जैसा हमने ZnS में पढ़ा था। ZnS में क्या था, ZnS में S-2 ने पूरा CCP लैटिस बनाया हुआ था, और जिंक एक छोड़ के एक टेट्राहेड्रल वॉइड पर प्रेजेंट था। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कार्बन ने पूरा CCP लैटिस बनाया हुआ है, और एक छोड़ के एक टेट्राहेड्रल वॉइड पर कौन प्रेजेंट होगा, सिलिकॉन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इस टाइप की SiC की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो ये हुआ इनका स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज की बात। अब हम बात करते हैं इनकी केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो कार्बोरंडम की जो केमिकल रिएक्शन होती है, जैसा मैंने बताया कि ये बहुत ज्यादा इनर्ट केमिकली इनर्ट होता है। केमिकली इनर्ट होने का मतलब ये किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ NaOH और क्लोरीन को छोड़कर। ये या तो NaOH से रिएक्शन कर सकते हैं या क्लोरीन से रिएक्शन करते हैं, बाकी किसी के साथ भी ना तो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे ना बेस के साथ रिएक्शन करेंगे। ये सब, ये लगभग जितने भी ऑर्गेनिक रिएजेंट हैं उन ऑर्गेनिक रिएजेंट को रेजिस्ट कर देते हैं, मतलब इनके ऊपर कोई भी एसिड डाला जाएगा तो इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इट इज केमिकली इनर्ट, ये केमिकली इनर्ट होता है। ठीक है, और रिएक्शन मैंने बताया कि NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं और Cl2 के साथ रिएक्शन करते हैं।
तो NaOH के साथ जब भी ये रिएक्शन करेंगे तो क्या रिएक्शन होगी, 4NaOH प्लस SiC प्लस 2O2। NaOH के साथ में जब इसे बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन तो हमें चाहिए, ये बनाएंगे Na2SiO3। Na2Si3 क्या होता है, ये सोडियम सिलिकेट होता है जिसे हम वाटर ग्लास भी बोलते हैं। साथ में बनेगा हमारे पास Na2CO3 प्लस H2O। ठीक है, ये इसकी रिएक्शन है, ध्यान रखनी है हमको, ये रिएक्शन याद रखनी है। क्लोरीन के साथ में किस तरीके से रिएक्शन कराएगा, SiC प्लस 4Cl2। ठीक है, इसके साथ में जब भी ये रिएक्शन होगी तो कैसे होगी, यहाँ पर देखो सिलिकॉन है और कार्बन है, ये दोनों ही क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करके एक SiCl4 बना लेगा और दूसरा CCl4 बना लेगा। दोनों क्लोरीन सिलिकॉन ने भी क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लिया और कार्बन ने भी क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लिया। इस तरीके से केमिकल रिएक्शन करता है। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि सिलिकॉन है तो सिलिकॉन कार्बाइड क्या होगा, सेमीकंडक्टर ही होगा। बनाया कैसे सिलिकॉन कार्बाइड, जैसे मैंने बताया कार्बन के वॉइड के बीच में जाकर सिलिकॉन फंस गया तो यहाँ पर इंप्योरिटीज ही तो हुई है, तो ये सेमीकंडक्टर की तरह भी बिहेव करता है। और अगर हम इसको रियल प्रैक्टिकल लाइफ में देखना चाहें तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये तुम लोगों ने देखा होगा, यूज भी किया होगा। इसे हम एमरी एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब हिंदी में इसको बोला जाता है रेगमाल और इंग्लिश में बोला जाता है इसे एमरी। अब गुजराती में मुझे पता नहीं एक्चुअल में होता क्या है ये, लेकिन ये किस काम आता है, ये ग्राइंडिंग करने के काम आता है। जैसे अगर देखा होगा कहीं एक ग्राइंडिंग जैसे व्हील होते हैं, बड़े बड़े व्हील होते हैं, उन पर हम पत्थर रखें तो पत्थर उसको साफ कर देता है। या फिर हम बोले नाइफ शार्पनर, जब किसी भी चाकू को पैना किया जाता है तो चाकू को कैसे पैना करते हैं, एक पेपर आता है बिल्कुल हमारे पास, उस पेपर से उसको रगड़ते हैं, तो या तो वो पेपर या फिर वो स्टोन, वो दोनों ही किसके मिलके बने होते हैं, कार्बोरेंडम के बने होते हैं। ये पेपर की फॉर्म में भी आता है, स्टोन की फॉर्म में भी आता है और बोर्ड की फॉर्म में भी आता है। ये चीजों को घिसने के काम आता है। जैसे एक पेपर टाइप आता है जिसे हम लोहे के ऊपर घिस के उससे उसका जंग हटा सकते हैं, तो वो भी कार्बोरेंडम ही होता है। ठीक है, ये यूज किया हुआ होगा तुम लोगों का। ठीक है, सर्च करके देखना एमरी एलिमेंट क्या होता है तो तुम इजीली समझ जाओगे कि कार्बोरेंडम ये किस चीज के बारे में है। ठीक है, तो ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्बाइड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इनके सिलिकॉन के ऑक्साइड के बारे में, जिसे हम सिलिका भी बोल सकते हैं, और सिलिकेट्स भी हमारे पास नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होगा।